हरियाणा के हो? जी, मिनी हरियाणा बना दिया यहाँ पे। हरियाणा से चले तो यहाँ क्यों आए? आइडिया क्या था, मतलब सोच क्या थी यहाँ आने की? कुछ है ही नहीं था। 10-15 हज़ार में क्या होता है, एक नॉर्मल आप शहर में भी गुजारा नहीं कर सकते। कब बेरोजगार? अच्छा, यहाँ आकर आपने सही डिसीजन लिया या गलत डिसीजन लिया? ये तो सही डिसीजन है। सही डिसीजन। पिछले दशक में हालात ऐसे हो गए, जो अपना अच्छे से काम कर रहा था, महंगाई इतनी हो गई है, अफोर्ड नहीं कर पा रहा और आमदनी बिल्कुल कम हो गई। माँ बाप सब घर में वही है? माँ बाप बच्चे। जब आप वहाँ से गए तो उनको तो डर लगा होगा कि क्या कर रहे हैं? कौन चाहेगा कि अपने बच्चों से दूर है? सिचुएशन बड़ी टफ होती है, क्योंकि मेरी माँ के लिए मैं बच्चा हूँ और मेरे लिए मेरे बच्चे। खुश तो हम अपने देश में अपने लोगों के बीच में होते हैं। आप हरियाणा से अमेरिका आ गए, हरियाणा से आप हिंदुस्तान के किसी और स्टेट में नहीं जाने को सोचा? हर स्टेट में ऐसा ही हाल है। जब आप अपने निकलते हैं तो फिर लगता है कि ऐसा सब होगा, ऐसी तकलीफ। आपको मालूम है कि डेंजर रिस्क तो मालूम है? क्या पता, हमें कोशिश करते हैं बेहतर रोजगार, बेहतर जिंदगी के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं तो मेंटली आप तैयार रहते हैं कि ऐसा कुछ होगा। सबसे ज्यादा डर आपको कब लगा इस जर्नी में? कभी डिपोर्ट लग जाए, डिपोर्टेशन का सबसे ज्यादा डर वही है। सबसे ज्यादा कौन से देश के लोग आ रहे हैं? इंडिया में से तो हरियाणा के आ रहे हैं सबसे ज्यादा, हरियाणा पंजाब। हरियाणा में से इतने ज्यादा क्यों आ रहे हैं? 10 सालों में पिछले 10 सालों में कुछ बचा ही नहीं है सर। वो सरकार ने और एक महंगाई हो गई है और 35-40 लाख रुपए लगाकर कोई आता है, कितना रिस्क लेके बेहतर रोजगार के लिए, क्योंकि वहाँ पे है ही नहीं अभी। आपको ये लगता है ना कि 35 लाख रुपए मैंने ब्याज में लिया तब भी धंधा नहीं चल सकता, उम्मीद नहीं है? तो इस सफर में सबसे ज्यादा खुशी कब हुई? जब अमेरिका में घुसे। अमेरिका और इंडिया में आपको क्या फर्क लगता है? अब आप यहाँ रहे हो। सबसे ज्यादा फर्क ये है जी, यहाँ भेदभाव नहीं है। इंडिया में बहुत भेदभाव है पिछले कुछ सालों से। यहाँ जातिवाद नहीं है, जैसे हम सारे इकट्ठे रह रहे हैं। मैं मुस्लिम हूँ, ये हिंदू है, ये कोई है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है बिल्कुल भी। आपका कोई स्किल हो, कोई हुनर हो आपका, तो इंडिया में उसकी रिस्पेक्ट होती है? यहाँ ज्यादा होती है या वहाँ ज्यादा होती है? तो यहाँ पे हर मतलब हर प्रोफेशन में इज्जत, हर प्रोफेशन में रिस्पेक्ट है। और आप अब इंडिया जा सकते हो या अभी नहीं जा सकते? कब जा पाओगे? अभी सर कोई उम्मीद नहीं है। जब ग्रीन कार्ड होगा? हाँ जी सर। वो तो 10 साल लगे, कितना साल लगेगा उसमें? तो 10 साल 5 साल आप फैमिली को नहीं देखोगे? नहीं सर। वो आ सकते हैं या उनको भी अलाउड नहीं? नहीं सर। माता पिता को कोई मैसेज देना चाहते हो? हाँ, क्या देना चाहते हो बताओ? हाँ, तो आपको कैसा लगा कि ये अमेरिका गए? लगा तो बुरा, पर किया क्या जाए, चॉइस नहीं है यार। रोजगार मजबूरी में क्या करता था, रात नींद नहीं आती थी, दोनों मियाँ की आमदनी पेट्रोल। तो ये हरियाणा की लड़ाई है, डंकी पर आ गई है। डंकी कबूतरबाजी, आसान भाषा में समझिए। डंकी एक हाल ही में फिल्म भी आई थी, याद होगा आपको। उसमें बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान, शाहरुख खान, डंकी फिल्म। वैसे वो फिल्म मैंने देखी नहीं थी, लेकिन अभी मेरे पीसीआर सहयोगी ने बताया कि वो डंकी फिल्म में हिंदुस्तान से, पंजाब से उनको लंदन जाना है शायद, और फिर वो एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से तीसरे देश, फिर इस तरह से वो पहुंचते हैं अपनी मंजिल तक, यानी कबूतरबाजी से। कबूतरबाजी में आपको याद होगा, हाल ही में पिछले कुछ साल पहले एक सिंगर भी फंसे थे, संगीन आरोप लगे थे कबूतरबाजी के। लेकिन आज ये हरियाणा के चुनाव में कबूतरबाजी कहां से आ गई? ये डंकी कहां से आ गया? सुना होगा आपने, हरियाणा में जो चुनावी लड़ाई डंकी पर क्यों आई। दरअसल उसके पीछे वजह यह है कि चुनाव प्रचार के जो 9 दिन बचे हैं, सभी राजनीतिक दल अपनी ताकत झोंकना शुरू कर चुके हैं, जीत के दावे किए जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की रैली और दौरे लगातार चल रहे हैं, मगर अब राहुल गांधी सामने आए। राहुल गांधी के अमेरिका दौरे से लौटने के बाद करनाल में
युवाओं के परिवार से मुलाकात की, उन युवाओं से जो डंकी से बाहर पहुंचे। अब आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने 10 साल में युवाओं से रोजगार के अवसर छीन लिए, यानी बेरोजगारी मुद्दा। रोजगार के अवसर छीने, इसलिए डंकी जैसे खतरनाक रास्ता चुनने पर युवा मजबूर हुए। वीडियो जारी किया बकायदा, बड़ा जबरदस्त एडिट हुआ है वीडियो, इमोशनल है, वो फिल्म की तरह पूरा ड्रामा टाइप का है। तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनते ही एक ऐसी व्यवस्था बनाने का जिक्र कांग्रेस कर रही है जिसमें युवाओं को सपनों को पूरा करने का दावा है, यानी कि नौकरी, रोजगार। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें और समझें तो राहुल गांधी बढ़ती बेरोजगारी को लेकर सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए और प्रियंका गांधी ने भी मुद्दे को उठा लिया। बेरोजगारी की बीमारी का जिक्र किया जा रहा है, राहुल गांधी बेरोजगारी की बीमारी का जिक्र कर रहे हैं। अब बीजेपी पलटवार करिए राहुल गांधी झूठे हैं, हमारी सरकार ने सबसे ज्यादा नौकरी दी सरकारी, इसलिए राहुल गांधी के दावे झूठे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि भाजपा द्वारा फैलाई गई बेरोजगारी की बीमारी की कीमत लाखों परिवार अपनों से दूर होकर चुका रहे हैं। अमेरिका यात्रा के दौरान हरियाणा के उन युवाओं से मुलाकात हुई, राहुल गांधी कह रहे हैं उन युवाओं से मुलाकात हुई जो घर परिवार से दूर खुद को पराए मुल्क में खपा रहे हैं। भारत लौटने पर जब उनके परिवार से मिला तो उनकी आंखें दर्द से झलक उठी। राहुल गांधी सियासत के लिहाज से एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश और डंकी, यानी हरियाणा में बीजेपी बेरोजगारी, क्योंकि प्रियंका गांधी का बयान देखिए, वो कह रही है कि हरियाणा में बीजेपी ने बेरोजगारी की ऐसी महामारी फैलाई कि होनहार युवाओं का जीवन बर्बाद हो गया। प्रदेश में कुल 4.5 लाख सरकारी पद हैं, जिसमें से करीब 1 लाख या 2 लाख के करीब पद जो हैं वो खाली पड़े हैं, करीब 2 लाख के करीब दावा है। और भाजपा ने हरियाणा के युवाओं में से भविष्य की सारी उम्मीदें छीनकर उनके साथ घोर अन्याय किया है। तो यह सियासत के लिहाज से मुद्दा बनाने की कोशिश अब कांग्रेस ने की है, बीजेपी पलटवार कर रही है। तो सच क्या है? क्या हरियाणा के जितने युवा बाहर गए हैं, विदेश गए हैं, जो विदेश में है युवा, वो सारे डंकी हैं? क्या डंकी बोलकर एक नए विवाद को राहुल गांधी जन्म दे रहे हैं? क्या वाकई में बेरोजगारी हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है? आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले आपको सुना रहे कुछ बयान और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ, क्योंकि बीजेपी अभी भी कह रही है कुमारी शैलजा को, यहां आ जाइए, सुनिए जरा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, हैट्रिक बनाएगी। हमने बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है। राहुल गांधी जो भी बयानबाजी कर रहे हो, लेकिन हरियाणा में सबको मालूम है कि रोजगार बढ़ा है। हम लोगों ने पूरी चिंता की है, हमारी पार्टी तो पूरी सक्षम है, चुनाव जीत रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कुमारी शैलजा जी को ऑफर दिया है हरियाणा में बीजेपी ज्वाइन करने को लेकर। देखिएगा, कांग्रेस के अंदर लगातार दलितों पे उत्पीड़न बढ़ रहा है, दलितों पे अत्याचार किए जा रहे हैं। पहले अशोक तंवर आए थे, अब उनके साथ में भी ऐसे ही हो रहा है। इनके साथ में नहीं है, कांग्रेस ने तो अम्बेडकर के साथ में अत्याचार किया था। उनको चुनाव हराने 1952 कोई बड़े दल नहीं थे, वहाँ चुनाव हराने का काम किया गया उनको। भारत रत्न जब गैर कांग्रेस सरकार आई 1991 में, जब भारत रत्न मिल गया, जवाहरलाल नेहरू ने जीते जी ले लिया, इंदिरा गांधी ने जीते जी ले लिया, राजीव गांधी को मरने के 1 साल बाद मिल गया। और जो महापुरुष है उनको भारत रत्न दे गया, उनकी समाधि नहीं बनाई गई, उनका संग्रहालय नहीं बनाया गया। जो उनका मन में जो है दलित विरोधी भावना है, अभी अमेरिका में बोला है उन्होंने कि हमारी सरकार आएगी तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो दलित विरोधी भावना है वो दिखाई दे रही है। और शैलजा जी बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत पारिवारिक कांग्रेस से जुड़ी रही है, और इस हालत में उनके साथ में जो अपमान किया जा रहा है, हमें भी उस चीज का दुख है। तो सुना आपने, भाजपा ही कह रहे राहुल गांधी बेवजह मुद्दा बना रहे हैं, पर्ची खर्ची नहीं,
हम सीधा नौकरी देते हैं बिना पर्ची खर्ची के। पर्ची खर्ची दरअसल हरियाणा में पुराने दौर की सियासत को समझने वाले इस पर्ची खर्ची का मतलब समझते हैं। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो चारों मेहमान आपकी स्क्रीन पर है, पवन गोयल साहब बीजेपी के धुआंधार चेहरे हैं, अनिल शर्मा साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं, साथ ही अभिता जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी का चेहरा है, और मनीष गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे मित्र हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं। तो अनिल शर्मा साहब, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। सारे डंकी हैं, विदेश में गए युवा, सर वो म्यूट अनम्यूट है। अनिल जी बोलिए, अब आवाज नहीं आ रही? जी बोलिए सर, ये डंकी वाला मसला कहां से आ गया सर? देखिए, डंकी वाला मसला मैंने नहीं सुना अभी पूरी तरह, क्या है? नहीं, राहुल गांधी ने बकायदा इतना जबरदस्त वीडियो ट्वीट कर दिया, आपने देखा नहीं? कांग्रेसी होकर श्रीमन मेरी बात भी सुन लीजिए। हाँ। ना तो मैंने मूवी देखी है ना अभी वो बयान सुना। नहीं, वो मैंने भी नहीं देखी, मेरे मित्र ने बताया, वो डंकी इस टाइप जाते हैं लोग। मेन मुद्दे की अगर हम बात करें तो बेरोजगारी का मुद्दा चरम पर है। हाँ। और ये केवल हरियाणा में, पूरे देश में है जी। नौजवान को अगर रोजगार नहीं मिलेगा, हर हाथ को काम नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं त्राही त्राही तो मचे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल किस वादे के साथ आई? अभी जिन नेताजी को हम सुन रहे थे भाजपा के, कह रहे थे कि वो दलित के विरोधी हैं। भाई हम लोग तो जनगणना चाहते हैं, जनगणना की कंडीशन में जब जनगणना होगी तो सबको सबका अधिकार मिलेगा। दलित विरोधी कहां से हो गई? कुमारी शैलजा जी हमारी पार्टी के बड़ी नेता हैं, आप उनको ऑफर कर रहे हैं कि हमारे साथ आइए। अरे खरीद फरोख्त का काम कब तक चलेगी बीजेपी? शैलजा जी ने जवाब दे दिया उसका, हम कहीं नहीं जा रहे, कांग्रेस के साथ है, कांग्रेस के साथ है। हरियाणा प्रदेश में किसान किस कदर परेशान, जवान किस कदर परेशान। नहीं, ये बेरोजगारी वाला मुद्दा आपको लगता है ये हरियाणा का सबसे बड़ा मुद्दा है? देखिए, बेरोजगारी मुद्दा बहुत बड़ा है और इसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसीलिए ना जाति वाले मसले पर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं तो कह रहा हूं कि आप लोगों की जो सोच है ना बहुत जबरदस्त है, ये जातिगत जनगणना वाली। जब आप अपराधियों की जाति पूछ सकते हो तो फिर तो आप और हमारी बात ही क्या। मैं इतना जानना चाह रहा था शर्मा जी कि आप लोगों ने, एक मिनट अभी हरियाणा पर रहते हैं, ये हर साल 1 लाख युवाओं को हिमाचल प्रदेश में नौकरी देने की दावा किया था, दे रहे हैं वहां पर? अभी आप हरियाणा से जो है हिमाचल में पहुंच गए, उत्तर प्रदेश। तो हिमाचल में तो आपने वादा किया था ना। मेरी बात सुनिए, अगर हरियाणा पर ही रहना चाहते तो हरियाणा पर रहिए। नहीं, हिमाचल में आपने वादा किया तो हरियाणा में भी तो आप दावा कर रहे हो ना कि हम नौकरी देंगे। तो हिमाचल में तो आपने कहा कि 1 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, तो युवाओं को नौकरी दे रहे हैं हिमाचल में। हरियाणा से अगर पूरे देश का भ्रमण कर रहा तो चलिए दोनों साथ साथ चलते हैं अभी इसी चैनल पर। अच्छा, हिमाचल के बारे में नहीं बोलेंगे आप? नहीं तो पूरे देश का भ्रमण कर नहीं, नौकरी देने का दावा किया था ना आपने? पूरे देश की बात सर, मैं तो झारखंड की बात नहीं कर रहा जहां पे मुख्यमंत्री ने कहा कि भैया 5 लाख रोजगार वरना राजनीति से संन्यास। मैं तो सिर्फ हिमाचल में दावा किया आपने। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने 2014 और 2019 में की। शर्मा जी, क्या 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष दिए गए? सर मैंने आपसे पूछा कि आपने, वो उनसे मैं पूछूंगा, आप तसल्ली रखिए सर, यहां तराजू सबके लिए बराबर है, यहां वो वाला हिसाब नहीं है। आप देखिएगा कि एक एक सवाल वहां भी पूछा जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा कि आप कह रहे हो हम हरियाणा में ठोक बजाकर नौकरी देंगे, लेकिन आप सत्ता में हिमाचल में आए, 1 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था आपने, हर साल दी आपने? मैं ये पूछ रहा हूं बस। देखिए, हरियाणा के अंदर तो हिमाचल के अंदर तमाम रोजगार के सृजन हुए, तमाम नौकरियां हुई। कार्यकाल पूरा होने तक आप देख लीजिएगा, जो वायदा किया वो वादा पूरा हो जाए। और ताजा जो वायदे कांग्रेस ने सर, हिमाचल में तो आपने 1500 रुपए हर महीने देने का भी जिक्र किया था महिलाओं को, वो भी दे रहे हैं आप? सारी व्यवस्था चल रही है साहब। अच्छा, व्यवस्था चल रही है अभी। तो हिमाचल में कितने लोगों को पकड़ पकड़ के नौकरी दे दी अब तक आप लोगों ने? अब आप तो ऐसी बातें कर रहे हैं कि हिमाचल में पकड़ पकड़ के नौकरी की व्यवस्था होती है कि पकड़ पकड़ के नौकरी दीजिए, आजादी के समय का मामला नहीं सर, चुनाव में आप लोग जो है पकड़ पकड़ के, इसलिए कि आके भैया नियुक्ति पत्र के साथ फोटो भी खिंचवाते हो आप लोग, मैं इसलिए कह रहा हूं पकड़ पकड़ के नौकरी। नौकरी का सरकार की व्यवस्था के अनुसार वैकेंसी निकाली जाती है, वैकेंसी के अनुसार उनका अप्लाई होता है, तब नौकरियां होती हैं।
नहीं, ये थोड़ी ये दरअसल बीजेपी ने 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा किया। पहले वो ये कह रहे हैं कि भाई पर्ची और खर्ची लगती थी, लेकिन अब ना पर्ची ना खर्ची, 1,43,000 नौकरी दी हरियाणा सरकार ने, यानी कि खट्टर और सैनी सरकार ने। हरियाणा सरकार ने 1,43,000 की नौकरी दी है। तो मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, क्या वो बिना अपॉइंटमेंट के, बिना वैकेंसी के, बिना सरकारी प्रक्रिया के एकदम से उठाकर सीधी नौकरी पकड़ा दी? ना डॉक्यूमेंट देखे ना कुछ काम किया। कैसे पर्ची खर्ची का क्या मामला है? ये तो सर वो चौटाला साहब बता पाएंगे। नौकरी के जो आवेदन का है वो फीस जमा नहीं कराई गई, क्या अप्लाई नहीं कराया गया, क्या वैकेंसी नहीं निकली, क्या उनके अपॉइंटमेंट क्लियर नहीं हुए, क्या इसकी स्क्रूटनी नहीं हुई? आप कितनी नौकरी दे रहे हो हरियाणा में? मैनिफेस्टो में सारा क्लियर है। नहीं, मैनिफेस्टो में तो सर मैंने कहा ना, आपने हिमाचल में भी लिखा था। सरकार बनते ही रोजगार के तमाम कार्यक्रम सृजित होंगे और नौजवानों को रोजगार मिलेगा। हाँ ठीक, जैसे वो सत्यनारायण की कथा में होता है ना एंड में, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, कुछ इस टाइप का मामला है? ठीक। पवन गोयल साहब जी, राहुल गांधी का देखा वीडियो? अनिल जी ने तो नहीं देखा, आपने देखा? बेरोजगारी मुद्दा है जी, मानते हैं आप बेरोजगारी मुद्दा है? जी, बेरोजगारी मुद्दा मैं तब मानता था वाकई नौकरी नहीं मिलती। तो मैं कुछ आंकड़े आपके सामने से रखना चाहूंगा। तो हरियाणा में आपने सबसे ज्यादा नौकरी दी है। मैं वही आंकड़े देना चाह रहा था आपको, अगर आप मुझे परमिशन दे तो मैं बताऊं। जी बताइए सर, हरियाणा का बताइए सर। हरियाणा की बात कर रहा हूं मैं, जापान जा ही नहीं रहा। 1999 से लेकर 2004 तक 15,000 नौकरियां दी ओम प्रकाश चौटाला जी ने। उसके बाद सिर्फ हुड्डा साहब आए, 10 साल रहे, 86,000 नौकरियां दी। अभी आपने चैनल पे बताया कि मनोहर लाल खट्टर और नायब सिंह सैनी सरकार ने 1,43,000 नौकरियां दी। तो 86,000 और 1,43,000 में कौन सी फिगर ज्यादा है आपके सामने? अब मैं हिमाचल का जवाब मेरे भाई तो नहीं दे पाए, मैं दे देता हूँ। जो हाथ पकड़ पकड़ के नौकरियां हर साल 1 लाख देने का वादा सदन किया के था। भीतर एक सवाल पूछा गया था पवन जी कि आपने किस विभाग में किस किस को नियुक्ति दी, उसका जवाब नहीं आया। ये सिर्फ आंकड़ा है जी। जैसे 2 करोड़ लोगों को आपने हर साल नौकरी देने का वादा किया था, ये ठीक उसी तरह का आंकड़ा है। आपने किस विभाग में कितनों को नौकरी दी, इसका आंकड़ा नहीं दिया सर सरकार ने। देखिए, ये डिटेल तो मैं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन अगर आप 10 रुपए की आरटीआई लगती है, अगर वो डिटेल अगर कोई आरटीआई एक्टिविटीज लगा लेता तो उसे सारी जानकारी हो जाती तो है। यानी आरटीआई लगाने के बाद ही आप जानकारी देंगे आपने किस विभाग में कितनों को नौकरी दी है? मेरे पास ये डिटेल नहीं, अगली डिबेट में बैठूंगा तो ये जानकारी मैं बीजेपी के राज में 2014 से 24 तक 30 से ज्यादा पेपर लीक हुए, ये आरोप है हरियाणा में। 6 साल में बेरोजगारी में नंबर 1 हुआ हरियाणा, ये दावा है कांग्रेस का। कौशल निगम की ठेकेदारी प्रथा शुरू की आपने हरियाणा में। जी, मैं जवाब देता हूं। जी, विपक्ष का काम है आरोप लगाना, और कांग्रेस का काम तो कभी हाथ बदलेगा हालात, वैसे ही हालात बदले जैसे 1947 से लेके 2013 तक 242 घोटाले हुए। क्या हरियाणा में आरोप 36% बेरोजगारी दर थी कि नहीं? बिल्कुल नहीं थी जी। अगर इतनी बेरोजगारी होती तो कांग्रेस तो ये भी कह रही थी लोकसभा में सुपड़ा साफ हो जाएगा, सिर्फ 0 ही सीट आएगी। तो हरियाणा में आप हार क्यों गए चुनाव लोकसभा में? बिल्कुल नहीं हारे जी, मैं तो वही बता रहा हूँ आपको। 10 में से 5 सीटें आई, और ये तो कह रहे थे कि अलायंस होने के बाद 10 जीतने का दावा कर रहे थे। बिल्कुल दावा कर रहे थे। पिछली बार कितनी आई थी हरियाणा में लोकसभा में? बिल्कुल 10 की 10 सीटें आई थी। इस बार 5 सीटें क्यों आई हरियाणा में? देखिए, ये तो कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां हमने क्लीन स्वीप भी किया है। क्या अग्निपथ योजना का नुकसान हुआ आपको हरियाणा में लोकसभा? अभी सरकार उस पर भी चर्चा चल रही है। सरकार जिन मुद्दों पर भी, जब से सरकार 2024 में दोबारा तीसरी बार बनी है, जिन जिन फैक्टर्स के बाद हम जीते हैं और जिन जिन फैक्टर से हम हारे हैं, उस पर हमारी टीम, हमारी राजनीतिक पार्टियां, हमारे आला अधिकारी उस पर चर्चा कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, और हम उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। अग्निपथ योजना में हरियाणा में, क्योंकि मैं अगर गलत आंकड़ा बोल रहा हूं तो आप करेक्ट करिएगा, क्योंकि आप हरियाणा को बाखूबी जानते भी हैं पवन साहब। 10,000 युवाओं की फौज जो है, फौज में भर्ती होती थी अग्निपथ में। अग्निपथ योजना में आप बता दीजिएगा कि कितनों की भर्ती हुई है, क्योंकि हर साल फौज में जो है 10,000 युवा भर्ती होते थे हरियाणा के।
अब कितने हो रहे हैं, आंकड़ा है आपके पास? जी मेरे पास आंकड़ा तो नहीं है, नहीं है लेकिन ना मैं सर? फिर बता रहा हूँ, बिल्कुल नहीं है मेरे पास हाँ। आंकड़ा। मेरे पास आंकड़ा नहीं है, लेकिन मेरे पास ये आंकड़ा जरूर है कि हमने कांग्रेस की जो राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि हमने सिर्फ डंकी कर दिया, वो आंकड़ा मैंने जरूर दे दिया आपको कि कांग्रेस की सरकार से बेहतर थे, बेहतर है, बेहतर रहेंगे। आरोप लगाने की जगह मैं उन बातों में विश्वास करता हूं जो काम भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा के लिए या भारत के लिए किए हैं। ठीक, अनिल शर्मा साहब आप जवाब दीजिए पवन साहब की बात का। बीजेपी वालों का तो ये तो लोगों के बाथरूम तक में झांक लेते हैं, इनकी तो निगाह देश की जनता पर नहीं रहती, ये राहुल गांधी जी के पर निगाह रखते हैं केवल। ये देश के प्रधानमंत्री मन की बात करेंगे, जन जन की बात कभी नहीं करेंगे। रोजगार की बात करते हैं लेकिन रोजगार देते नहीं, किसानों की बात करते हैं, किसानों का भला नहीं करते। आंकड़ा दिया तो सही पवन जी ने आपके सामने, पवन जी ने आंकड़ा तो दिया आपके सामने। ये आंकड़े सब करती है साहब, बीजेपी कभी सच्चा आंकड़ा तो साबित कर ही नहीं सकती है। झूठ की बुनियाद पर टिकी हुई 75 वायदों के साथ वो पवन जी कह रहे हैं एक अपना राज्य बताइए जहां पर आपने युवाओं को नौकरी दी हो, एक राज्य का नौकरियां नहीं दी हिमाचल में, 1 लाख हर साल का दे, 13 महीने से ऊपर हो गए सरकार को, 1300 नौकरियां नहीं दी भैया। आपके सरकार को 10 साल का तो कार्यकाल हो गया, उसके बाद कार्यकाल चालू हो गया दूसरा, आपने कितने लोगों को रोजगार दिया है? 2 करोड़ रोजगार के। उत्तर प्रदेश का आंकड़ा देख लीजिए, 7.5 साल कल पूरे हो गए। सुशासन की बात करते हैं, 30 सुशासन के 30 महीने, और उसके बाद क्या हुआ? अब 25 लाख लोगों को रोजगार देंगे, पुलिस में 1 लाख की भर्ती करेंगे। कितने लोगों की भर्ती अब तक की? पिछले 2 बार का कार्यकाल चला गया, तीसरी बार ये शुरू हो गया। कब करेंगे रोजगार की बात? केवल विपक्ष पर उंगली उठाना, विपक्ष के खिलाफ जवाब दीजिए पवन गोयल साहब जल्दी से प्लीज। जी जी, देखिए मैं अनिल शर्मा जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। कम से कम ये इस बात को तो मानते हैं, हाँ हिमाचल की बात मत करो, हमने 1 लाख का वादा किया और 1300 भी नौकरियां नहीं दी, और ये फिर उत्तर प्रदेश में चले गए। उत्तर प्रदेश की वही उत्तर प्रदेश की सरकार है जो 3.5 लाख किलोमीटर तक की सड़कें। मैं एक बात छोटी सी सड़कें दिख रही है ना साहब, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा। अनिल जी अगर मैं आपके बीच में बोलूंगा तो बात समझ में नहीं आएगी। अनिल जी क्या मैं आपके बीच में बोला था? शर्मा जी क्या मैं आपके बीच में बोला था? मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर मैं कोई बात गलत बोल रहा हूँ अपनी बारी में उसे सही कर लेना। मैं आपको बिल्कुल नहीं, किसी को भी नहीं टोकूंगा पैनल में, यहाँ तक कि एंकर साहब को भी नहीं टोकूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर सड़कें पिछली सरकार से ज्यादा बनेगी तो नौकरियां भी ज्यादा होंगी, अगर कॉलेज पिछली सरकार से ज्यादा बनेंगे तो नौकरियां भी ज्यादा होंगी, एम्स अगर पिछली सरकार से ज्यादा बनेंगे, या कोई हॉस्पिटैलिटी बनेगी, या कोई मेट्रोस बनेगी, या रेलवे बनेगी, या ट्रैक्स बनेंगे, या घर बनेंगे, या कोई भी सरकारी एजेंसी कोई काम करेगी प्रदेश के लिए, देश के लिए, तो नौकरियां तो अपना बनेगी। किसी भी काम को करने के लिए एक मजदूर से लेकर जीएम तक के सभी कंपनियों के अंदर लोग जॉब करते हैं। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि सरकार ने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए? मैं इसके उदाहरण देना चाहता हूँ कुछ। अगर 5 राज्यों में मेट्रो थी तो उसमें अगर 40 लाख लोग जॉब 40 लाख लोगों को मिलती थी तो 20 राज्यों में आप उससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। अगर 12 किलोमीटर सड़क बनाने में 30,000 मजदूर लगते थे तो 36 किलोमीटर रोज सड़क बनाने में कितने मजदूर लगेंगे आप कैलकुलेट कर लीजिए। 4 करोड़ जो घर पीएम आवास योजना से बने तो कितने लोगों को रोजगार मिला? यानी एक मिनट मैं मनीष जी के पास जाऊं। यानी जो आप थ्योरी समझा रहे हैं पवन गोयल साहब, इस हिसाब से तो देश में बेरोजगारी है ही नहीं। ठीक, मनीष गुप्ता जी, जो राशन किसको बांट रहे हैं? मनीष गुप्ता जी 1 मिनट रुकिए ना सर, 1 मिनट शर्मा जी। मनीष गुप्ता जी मेरी आवाज आ रही है आपको? गुप्ता जी सर, आप तो अर्थशास्त्र को भी समझते हैं और समझा भी सकते हैं। गुप्ता जी, ये बेरोजगारी के हरियाणा में मुद्दा है या बनाने की कोशिश की जा रही है? और ये डंकी वाला मसला क्या है? चलेगा क्या? फिल्म चलेगी सियासी ये वाली? मनीष जी आपका ऑडियो नहीं आ रहा है सर वो म्यूट है शायद। सबसे पहले हरियाणा के बारे में बता दूं, जो राहुल गांधी जी ने बयान दिया है उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है अवसरों की कमी ने बच्चों को उनके परिवारों से दूर कर दिया, और भाजपा ने हरियाणा के लोगों से रोजगार छीनकर हमारे साथ अन्याय किया है, और हम ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे जिससे युवाओं के सपने पूरे होंगे। हाँ। देखिए राहुल गांधी जी की अब तारीफ तो करनी पड़ेगी, वो बिल्कुल छापामार युद्ध खेल रहे हैं, अटैक करते हैं और भाग जाते हैं। छापामार मतलब? अब वो कह रहे हैं कि हम ऐसा ही है ना, हम ऐसा इकोसिस्टम बनाएंगे
कि अन्याय नहीं होगा, ये नहीं कह रहे कि रोजगार नहीं देंगे। राहुल गांधी ने ये नहीं कहा कि रोजगार नहीं है, हरियाणा में रोजगार है लेकिन हरियाणा के लोगों को नहीं मिल रहा। ये अलग बात है कि कर्नाटक में इस तरह का प्रयास किया तो अगले दिन ऑर्डर चेंज कर लिया था। तो वर्चुअली अब मैं बात करूं पिछले 10 सालों के डेवलपमेंट की, मैं दिल्ली में हूं तिलक भाई, और दिल्ली से हरियाणा जाने के 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता, मैं दिल्ली बदरपुर बॉर्डर तो फरीदाबाद और पलेर तक जाता हूं, तो अब और होडल तक, तो दिल्ली से होडल के बीच में कहीं कोई खाली जगह बची नहीं है, इतना जबरदस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। एक दूसरा, हम जाते हैं गुड़गांव से, तो गुड़गांव, मानेसर, बावल, नीमराना, वहां तक कोई जमीन नहीं बची है। गुरुग्राम अभी बना सर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं गुड़गांव से आगे मानेसर, और मानेसर में राइट लेफ्ट जाइए 10-10 किलोमीटर, बावल जाइए, बावल से आगे नीमराना तक पहुंचिए, आपको जगह नहीं मिल रही है वहां पे। कब फैक्ट्री खरीदने के लिए आपको जगह नहीं मिल रही है। मैं कल मानेसर गया एक फैक्ट्री में, मानेसर से लेफ्ट राइट लेके जा रजिस्ट्री होती है, 10 किलोमीटर आगे जगह नहीं है। अब आते तीसरा पार्ट, मुरथल से लेकर सोनीपत, और सोनीपत से पानीपत के बीच का गैप खत्म हो गया है। यानी जबरदस्त इंडस्ट्रियलाइजेशन है, यूपी से बहुत आगे चल रहा है हरियाणा। अच्छा, तो ये बेरोजगारी में नंबर कैसे हो गया था? मैं बता रहा हूं, बेरोजगारी में नंबर 1 नहीं है, बेरोजगारी का कोई मुद्दा हरियाणा में है ही नहीं है। देखिए पूरे देश में बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है। राहुल गांधी गलत बोल रहे हैं, स्किल्ड लोगों का बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है। नहीं, मैं पूरी बात कह दूं, इस समय देश में बेरोजगार लोग अगर कोई है तो वो है अनस्किल्ड। स्किल्ड लोगों को पास आज भी रोजगार की कमी नहीं है, एक ढूंढे 1000 मिलेंगे। अगर आज कोई स्किल्ड वर्कर है उसको नोएडा में, गाजियाबाद में, गुड़गांव में, सोनीपत, फरीदाबाद कहीं भी नौकरी मिल जाएगी। जो अनस्किल्ड है, जिसको कुछ नहीं आता, सिर्फ ग्रेजुएशन करके, तो यानी ये बात डंकी वाली झूठी है, ये डंकी वाली बात झूठी है, निश्चित रूप से झूठी है, बिल्कुल। अच्छा, 1 मिनट, मैं अभिता जी को चर्चा में ले आऊं, 1 मिनट, बहुत देर से वो भी वेट करें। अभिता जी, कैसा लगा ये राहुल गांधी का वीडियो डंकी वाला? देखिए, राहुल गांधी जी का डंकी का पता नहीं, बट जिस तरीके से हरियाणा में आप ये डंकी रूट से जा रहे हैं, डेफिनेटली ये अच्छी बात नहीं है। और जो बैठ करके अभी भाई विशेषज्ञ जी बता रहे थे, उन्हें थोड़ा न्यूट्रल होना चाहिए, क्योंकि विशेषज्ञ से चाहे वो हमारे लिए भी गलत बोले, अगर हम गलत कर रहे हैं तो उन्हें हम न्यूट्रल रहे। मनीष जी तो न्यूट्रल लगा नहीं, विशेषज्ञ जी का बायस लगा, वो एक तरफा लगा। अच्छा, बायस है मनीष बात, हाँ बायस। अभी रुकिए 1 मिनट, अब मैं आपके बीच में नहीं बोली, अब मुझे बोलने दीजिए। देखिए, हरियाणा में बेरोजगारी एक बहुत बहुत बड़ा मुद्दा है, और जिसमें हमने हरियाणा ने नंबर 1 पोजीशन एक्वायर की, ये सब जानते हैं, ठीक है। पूरे ही देश में ये बेरोजगारी है, ठीक है। यहाँ पर आके इन्होंने 1,43,000 का, ये जब से इनका मैनिफेस्टो आया तब से ये जीत अलाप रहे हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो यानी आप अभी तक ये कह रहे हैं राहुल गांधी ने सही मुद्दा उठाया है? बिल्कुल उठाया है, बिल्कुल बेरोजगारी का मुद्दा। मुझे आप ये बताइए, तो यानी हरियाणा के युवा कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे राहुल गांधी के इस कदम से? देखिए, कोई भी जो भी व्यक्ति, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे कांग्रेस है, इवन बीजेपी भी, अगर युवाओं का मुद्दा उठाएगी तो लोग आएंगे, बट लेकिन ये युवाओं का मुद्दा उठाते ही नहीं है। आप ये देखिए कि अगर ये नायाब सिंह जी को लेकर आ रहे हैं, ओबीसी का चेहरा बना रहे हैं, तो यानी आपको पूरा विश्वास है कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो युवाओं को नौकरी देगी, सरकारी नौकरी देगी कांग्रेस? अगर देखिए, कोई भी पार्टी आए, हमारी आम आदमी पार्टी इस मॉडल पर काम कर रही है, शिक्षा के मॉडल पर काम कर रही है। नहीं तो आप पर विश्वास क्यों करेंगे? उनके पास ऑप्शन है तो सही, भूपेंद्र हम बात कर रहे हैं ना, काम कर रहे हैं, इसलिए विश्वास करेंगे। हमने दिल्ली में नहीं, आप काम क्या कर रहे हैं? आपके तो मुख्यमंत्री पर आरोप लगे, मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला आपने वो नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी को, क्या ईडी को, सीबीआई को पिंजरे का तोता नहीं बोला, आप वो नहीं बताएंगे? बताइए, वो भी बताइए, क्या लगाड़ नहीं लगाई? नहीं, वो तो पहले बता चुका है मैडम, आप दोबारा से रिपीट करो तो अच्छा लगेगा आपको। नहीं, आप पूरे ही रास्ते में, पूरे देश के अंदर बार बार सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने ये कहा है कि जो ईडी जितनी भी गिरफ्तारियां कर रही है वो अवैध है। और
अच्छा, दिल्ली में आपने कितनी नौकरियां दी, अगर आप कुछ बता पाए? हाँ, मैं बता सकती हूँ उसके बारे में। देखिए, डेफिनेटली जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर जो मिनिमम वेजेस है वो पूरे ही हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा है, जो लगभग 18,000 है। 18,000 नौकरी दिल्ली में दी आपने? अबिता जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, प्लीज अगर फोन कान पे ले आए। नहीं, आपको समझ नहीं आया मैंने क्या बोला? नहीं मैडम, मैं थोड़ा दूसरे मिजाज का हूँ, मेरे साथ इस तरह से नहीं, मैं वो वाला नहीं हूँ, मैं वो वाला नहीं हूँ। फोन पास ले आइए, फोन पास ले आइए, आपका ऑडियो फिर वहां बोलेंगे कि दबा दिया ऑडियो। फोन पास ले आइए मैडम, बहसबाजी नहीं मुझसे, फोन पास ले आइए प्लीज। अबिता जी क्यों ऐसे नहीं होता मेरे कार्यक्रम में, प्लीज आप अपना फोन पास ले आइए, पूरा मौका दूंगा, मैं बहस नहीं करता, चर्चा करता हूँ। बिल्कुल सही बोला, रुकिए सुनिए, मैंने बोला मिनिमम वेज। अबिता जी मेरी आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? आप अपना प्लीज फोन पास ले आइए, मैं पूरा आपको बोलने का मौका दूंगा। मैडम आप ऐसी हैं मैडम, मेरे को मत समझाइए, मुझे मालूम है, अभी आपको पता चल जाएगा कौन कितना न्यूट्रल है। मैं आपसे कह रहा हूँ प्लीज फोन पास ले आइए, आपका ऑडियो क्लियर आएगा। मेरी बात नहीं समझ में आ रही है आपको? बोलिए प्लीज फोन पास ले आइए, आपका ऑडियो क्लियर आएगा मैडम, प्लीज। बोलने देंगे अभी जी, प्लीज कंटिन्यू। अभी आ रहे, मैंने अभी सर ये बोला मिनिमम वेज, पहले तो ध्यान से सुनिए, मिनिमम वेज 18,000 पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई सरकार दे रही है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी दे रही है। तो आपने 18,000 नौकरी दी है सरकारी? रही हूँ, मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड भी रहा है, तो आप इस तरीके से पूछना चाहिए, मैं सारे जवाब झूठ बोल रही है। पूछिए, आप पूछिए और पूछिए। ये झूठ बोल रही है तिलक भाई, क्या झूठ बोल रहे हैं? जवाब दे दो इस पर। मेरी बारी है, मैं बताती हूँ सर। मनीष जी ये बोल रहे थे ना, विपक्षी पार्टियों को काम ही तिलक भाई सच्चाई ये है, ये बात सही है कि उन्होंने नियम बढ़ानी, लेकिन उसको बोझ किसको पड़ा? एम्प्लॉयर पर। आप आदमी पार्टी ने क्या किया? कुछ नहीं किया, एक भी नौकरी आम आदमी पार्टी ने दी है, एक भी नौकरी नहीं दी है। ये तो कहता हूँ एक आदमी को इन्होंने बेरोजगार बना दिया। तीन लोग होंगे क्या बीजेपी का प्रवक्ता? विशेष क्या तो विशेष क्या नहीं है? झूठ बोल रहे हो आप। क्या होता है? क्या होता है? कैसे बोल रहे हो? पहले यही अरे झूठ मत बोलो। संभालिए। अरे ये क्या है? ये गुप्ता जी ये आए बोलेंगे, यही कारण है कि आज हम जैसे लोग भी राजनीति में आ रहे हैं, हम युवा पीढ़ी भी राजनीति में आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने गंद फैला रखा है बीजेपी ने, चाहे वो महिलाओं को लेकर के लोगों को बेरोजगार। ये आपने अभी आप बोलिए अंकर साहब, ये आए क्या होता है? ये गुप्ता साहब को थोड़ी तमीज सिखाइए, यहाँ पे आए क्या है? ये बोलने का तरीका ही नहीं है। आगे पढ़े लिखे होने की बात कीजिए ना। अभी मैं आपको बताती हूँ कि जो अभी ऑर्डिनेंस बिल आया, जैसे देखिए दिल्ली की जो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दिया कि जो चुनी हुई सरकार है उसको काम करने दिया जाए, यही सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। नहीं, अबिता जी आप ये कह रहे हैं 18,000 नौकरी है, नहीं 18,000 नौकरी बढ़ाइए ना, 18,000 पूरे हिंदुस्तान में नौकरी की बात नहीं, 18,000 नौकरी। झूठ बोलने की झूठ बोलने की कभी नौकरी की बात होती है, कभी बेरोजगारी। अच्छा अबिता जी एक मिनट, मनीष जी प्लीज एक मिनट। अबिता जी ये हरियाणा में कितनी नौकरी देंगे आप? जैसे आप कह रहे हैं दिल्ली में आपने 18,000 नौकरी दी, तो 2014 से आप हरियाणा में कितनी देंगे आप? रुकिए सुनिए, पहले तो तिलक चावला जी मैंने कहा मिनिमम वेजेस 18,000 रुपए। अच्छा 18,000 रुपए। अच्छा प्लीज मनीष जी प्लीज उनको अपनी बात रखने दीजिए। मनीष जी प्लीज। हाँ मैंने पहले भी यही कहा, जो मिनिमम वेज है सबसे कम से कम जो तनख्वाह मिलती नहीं, नौकरी कितनी थी मैंने ये पूछा था। मैं वही आपको बता रही हूँ, वही आपको जो बेरोजगारी को ये सेंसस ही नहीं करवा रहे, बेरोजगारी डाटा ये करवा ही नहीं रहे, तो कैसे होगा? ये सेंटर का। अच्छा बेरोजगारी का डाटा नहीं है आपके पास? बेरोजगारी का डाटा किसका काम होता है सर? अच्छा हरियाणा में कितनी नौकरी देंगे आप? जैसे इन्होंने बताया कांग्रेसियों ने कि हम इतनी लाख नौकरी देंगे, आप कितने दोगे? सर हम तो सब युवाओं के लिए काम करेंगे, जो 2 करोड़ लगभग 2 करोड़ लोग वोटर्स है, उनको अधिकार है, उनको वोट, ये 1,43,000 नौकरियां पूरी कर देंगे क्या? मैं बताती हूँ आपको सब वोटर।
ये 2 लाख पद खाली पड़े हैं। आप देखिए पढ़े लिखे प्रवक्ता, एक मिनट तो मैडम कितनी नौकरी देंगे, मैंने आपसे ये पूछा प्लीज। मैं बताती हूँ कैसे देंगे सर, पूरे समाज उसके लिए काम करेंगे। आम आदमी पार्टी का पवन गोयल साहब देखिए ये कह रहे हैं ये भी नौकरी देंगे, शर्मा जी कह रहे हैं वो भी, और दिल्ली वाला तजुर्बा तो आपको ज्यादा है गोयल साहब। मैडम कह रहे हैं कि दिल्ली में सबसे अच्छा रोजगार देने का रिकॉर्ड रहा है। जी मैं जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि 18,000 एक लेबर को ना तनख्वाह मिलनी चाहिए, लेकिन इनसे ये पूछिए 18,000 मिल किनको कितनों को ली है। 10,000 रुपए में इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर बहुत, मैडम मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था प्लीज, मैंने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ तिलक सर कि 10,000 रुपए में जितनी भी दिल्ली में इंडस्ट्रियल एरिया वहां पे लेबर काम कर रहे हैं, फिर इनकी 18,000 वाली बात तो बिल्कुल झूठ है। एक और दूसरी बात, इन्होंने नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया 18,000 रुपए मिल जाएंगे, लेकिन मिलते किसी को नहीं है। इन्होंने 14 लाख नौकरियों का वादा 2013 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। 13 लाख में से 1,30,000 नौकरियां भी नहीं दी। एग्जाम्पल दे रहा हूँ 10% भी। 500 स्कूल का वादा किया था, उसका 10% भी पूरा नहीं किया। 50 कॉलेज का वादा किया था, उसका भी 10% पूरा नहीं किया। और फिर अपने आप को खुद ही सर्टिफिकेट देते हैं हम कट्टर ईमानदार हैं, हमने मॉडल चेंज कर दिया, और फिर कहते हैं हमें काम नहीं करने दिया जाता। बिफोर शीला दीक्षित, बिफोर कांग्रेस। जी पवन गोयल साहब, ये जब इतना अन्याय दिल्ली के साथ कर रहे थे तो आपका सुपड़ा साफ क्यों हो गया? तभी तो के साथ एक भी सीट नहीं आई इनकी। नहीं तो आपकी विधानसभा में कितनी सीटें हैं? हमारी विधानसभा में बेशक 8 है, लेकिन इस बार सरकार पलटेगी साहब। नहीं वो तो आप 2017 में भी कह रहे थे, 14 में भी कह रहे थे, और फिर उसके बाद आपने दावा किया था, फिर इसके बाद भी तो आपकी सरकार नहीं आई ना, क्योंकि झूठ की काट की आंधी। कितने साल हो गए सर आपकी सरकार दिल्ली में नहीं आई है? 26 साल हो गए। 26 साल से आप सरकार में नहीं है जी। तो फिर जनता एक ऐसे व्यक्ति को क्यों चुन रही है जो आपके मुताबिक कट्टर बेईमान है, जिसने नौकरी नहीं दी, स्कूल की व्यवस्था नहीं सुधारी, पुलों को तहस नहस कर दिया, फिर जनता फिर भी आम आदमी पार्टी को क्यों चुन रही दिल्ली में? बहुत अच्छा सवाल है। यही अरविंद केजरीवाल जी जिनकी आप इतनी तारीफें कर रहे हो और आम आदमी पार्टी कर रही थी। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं सवाल पूछ रहा हूं। पवन गोयल साहब आप जानते हैं मैं इस तरह का हूं नहीं, इसलिए अबिता जी पहली बार जुड़ी है, लेकिन आप मेरा नेचर जानते हैं। मेरे लिए हाँ, आप लोग चाहे तो ये कलम खरीद नहीं पाया कोई आज तक, और ना खरीद पाएगा। कंटिन्यू बात रखिए अपनी। मैं सहमत हूं आपकी बात से। मैं ये कहना चाह रहा हूं, इसको मैं चेंज करता हूं। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता जितने अरविंद केजरीवाल जी की तारीफें वो खुद भी करते हैं और उनकी पार्टी भी करती है। अगर इंडिया अलायंस हुआ था कांग्रेस अलायंस के साथ, अगर उन्होंने वास्तव में अपने वादे 100% पूरे किए होते तो तिलक जी एक सीट तो आती ना कम से कम। हम बिल्कुल विपक्ष में बैठे, लेकिन 2020 से ये वही आम आदमी पार्टी है जिसने आपके पंजाब में भी सपने धराशायी कर दिए। पंजाब में तो भारतीय जनता पार्टी सारी सीटों पर लड़ी ही नहीं थी, नहीं लड़ी थी। अच्छा। आम आदमी पार्टी की तरह जमानत जब्त कराने का शौक नहीं है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रखा है। तो हरियाणा में कह रहे हैं हम नौकरी देंगे, दिल्ली में आप लोग नहीं देने दे रहे। मैं तो पहले की, मैं यही बात तो कह रहा था सर आपसे कि जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब कह रहे थे कि कांग्रेस हमें काम नहीं करने दे रही, हम अभी तक जवाब दीजिए। दिखा देंगे। और आप बीजेपी की काम नहीं करने देती, कभी एलजी काम नहीं कर रहे थे, कभी मोदी काम नहीं कर रहे थे। हाँ सर, पता है क्या कर रखा है अभी जो स्थिति है, जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, चाहे वो बंगाल है, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो दिल्ली है, चाहे कोई हिमाचल है, वहां पर सर जो गवर्नर है उसके थ्रू इतना इंटरफेरेंस किया जा रहा है ना, जो सेंटर जो एड करती है, जो सिनर्जी या फंड राज्यों को देती है, वो रुकी पड़ी है। और ये सवाल बार बार उठाया, ये क्या ये इसलिए ऐसा कर रहे हैं ताकि जो राज्य सरकार है उनकी छवि खत्म करके ये बीजेपी अपने आप को लाना चाहती है। मुझे एक बात बताइए, मैं एक बात जानना चाह रहा था, ये भूपेंद्र हुड्डा बता रहे थे कि छोटी पार्टियां वोट कटुआ, इनसे दूर रहना। वोट कटुआ किसको कह रहे थे वो? देखिए वो उनका विचार है, हम अपनी देखिए कोई हमको क्या बोलता है, हम अपनी काम की राजनीति करते हैं। आप मुझे एक तो आपको लगता है कि आपके चुनाव लड़ने से कांग्रेस को नुकसान पहुंचेगा? देखिए वो नुकसान, देखिए नुकसान नफा के लिए नहीं है आम आदमी पार्टी। हम यहाँ मुद्दों के लिए, जैसे आपने आज बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, शिक्षा के मुद्दा उठाया, बिजली के लिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम उसके लिए काम के लिए वोट मांगना चाहते हैं। नहीं, आपको बेरोजगारी का मुद्दा अच्छा नहीं लगा? सर अच्छा है, क्यों? तभी तो हमने रोजगार की बात मैनिफेस्टो में 5 गारंटियां दी है हरियाणा। तो फिर हरियाणा में आपके शर्मा जी ये समझ में नहीं आया, ये हुड्डा जी कह रहे थे ये वोट कटुआ है, ये आप लोग ऐसा क्यों सोचते अपने सहयोगियों के बारे में? देखिए हरियाणा में हुड्डा जी ने ऐसा नहीं कहा कि आम आदमी को वोट कटुआ। किसको कह रहे थे वो? छोटी पार्टियां, छोटी
पार्टियां 2-2, 3-3, 4-4 विधायकों के प्रत्याशी खड़ी करने वाली थी, वोट कटवाओ। अच्छा, तो मुझे लगा वो गुजरात मॉडल में जैसे वो बीजेपी को इतिहास रचवाया था, 150 पार करवाया था, तो मुझे लगा शायद वो पीड़ा उनकी वहां पर दिखाई दे रही थी। प्लीज कंटिन्यू। जी ऐसा नहीं। अच्छा, गुजरात में तो आपका ठीक ठाक वोट काटा था ना आम आदमी पार्टी ने, शायद 14 से 15%। देखिए, वोट किसका किसने काटा ये अलग मैटर है, अलग जो मैटर जो हमारा वोट है वो हमको मिला। हाँ, और जो दूसरे व्यक्ति का जो बीजेपी का वोटर है वो बीजेपी को मिला। नहीं, बेरोजगारी के मामले में वो कह रहे हैं कि हम देंगे नौकरी, आप कह रहे हो हम देंगे नौकरी, तो जनता आप पर क्यों विश्वास करेगी? देखिए, जनता कांग्रेस पर विश्वास करती है, कांग्रेस को जनता चुनना चाहती है। हरियाणा गुप्ता जी ने जिस प्रकार से विकास को दौर में, नहीं, अब तो केजरीवाल भी बाहर आ गए हैं, तो फिर उसका इफेक्ट तो पड़ेगा ना हरियाणा में। देखिए, हर व्यक्ति का अपना प्रभाव है। हाँ, आप भी जानते हैं इस बात को। हाँ, बड़े अनुभवी व्यक्ति हैं आप। अनिल शर्मा का अपना प्रभाव है, तिलक चावला जी का अपना प्रभाव है, पवन गोयल जी का अपना प्रभाव है। हर व्यक्ति का अपना प्रभाव होता है। हाँ। इसी तरह से हर पार्टी का अपना अपना प्रभाव होता है। हमको किसी से कोई खतरा नहीं, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। मतलब खतरा वो आपकी बात क्यों नहीं बनी, डील क्यों नहीं हो पाई आपकी? देखिए, इस बीच तो लोकसभा चुनाव थे, लोकसभा चुनाव में हम लोग साथ थे, और अच्छा। आज जहां जिसका मन है वहां अपने इलेक्शन लड़े। तो मतलब लोकसभा चुनाव तक गठबंधन था? देखिए, लोकसभा चुनाव में लोकतंत्र को बचाने की भी व्यवस्था थी। लोकसभा में हम लोग साथ साथ विधानसभा में लोकतंत्र और बचा एक हुआ है। दूसरे को घटक दलों को ठीक, मनीष जी ये कह रहे हैं कि कोई नुकसान नहीं होगा केजरीवाल जी के आने से, क्या ऐसा संभव हो सकता है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है केजरीवाल जी के आने से नुकसान निश्चित रूप से होगा, क्योंकि केजरीवाल जी ने आज तक जो भी खाया है वोट कांग्रेस का ही खाया है। दिल्ली में शीला दीक्षित जी का वोट खाया, उनको हटा के पार्टनरशिप में नहीं, ये खाया शब्द पे मुझे आपत्ति है सर। नहीं, जनता ने मुख्यमंत्री चुन के दिया, आप वोट खाया, मतलब ये थोड़ा सा मुझे आपत्ति लगी इस पे। सर, आपत्ति मुझे भी जताई जो इन्होंने हाय हाय बोला सर, मुझे उससे बहुत आपत्ति हुई सर। मैं वो आग्रह करती हूँ चावला सर, उन्हें बोलिए कि तमीज होनी चाहिए महिलाओं से। एक मिनट मनीष जी प्लीज, इस तरह वो बोलते नहीं है वैसे, प्लीज। आप भी बड़े बदतमीजी से बोली थी, जोर से बोल रही थी आप। नहीं, मैं जोर से नहीं, जो आवाज नहीं आ रही तो देखिए, मेरे को अगर झूठ लगेगा तो मैं बोलूंगी। आए हाय नहीं बोला मैंने आपको, नहीं तुम्हें यहाँ पे बैठ के आपको मैं बात रख रही थी अपनी। देखो, मुझे अगर बोलना होगा ना तो मैं बिल्कुल बोलूंगी, और इस मुद्दे पे आज पूरे देश में लड़कियों के ऊपर राजनीति कर लेते हो, आप लड़कियों को बोलने नहीं देते हो, और तमीज से बात नहीं करते हैं। अभिता जी एक मिनट प्लीज, पवन जी प्लीज, मनीष जी अपनी बात पूरी रखें, मनीष जी अपनी बात पूरी करिए। वोट आए कांग्रेस इसमें कहना यह है कि केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी ने जहां भी खाया है कांग्रेस का वोट साफ किया है, और जहां चाहे गुजरात हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, वो आज कांग्रेस के वोटों पर ही उनका सर रहा है। अनिल जी कुछ जो कहना सेक्युलर वोट है, जो सेक्युलर वोट है वो खा रहे हैं। और अभी जो बात चल रही थी नौकरी की, मैं बता दूं, नहीं, जनता अगर उनको वोट दे रही है तो वोट खाना थोड़ी ना हो मनीष जी। कैसे निर्धारित कर रहे हैं कि केवल अगर जनता कांग्रेस का ऑप्शन आम आदमी पार्टी को समझती है, आप कह रहे वोट खा रहे हैं वो। भाई आप नहीं, वोट खाना ये शब्द ना, मुझे एक बात बताइए, जनता ये कह रही है कि कांग्रेस का ऑप्शन आम आदमी पार्टी है, तो वो आम आदमी पार्टी को वोट करेगी, तो ये वोट खाना कैसे हुआ सर? मेरे हिसाब से ये वोट ईटिंग ऐसा ना, देखिए, किसी का वोट हटा तो किसी ने वोट खाया, ये बहुत नॉर्मल टर्म है। अनिल शर्मा जी प्लीज जल्दी से, फिर मैं जी। देखिए, वोट खाना ये शब्दों का चयन ना कीजिए, आप वरिष्ठ पत्रकार और सम्मानित व्यक्ति हैं। जनता किसको चुनती है? नहीं, उनका कहने का तर्क ये था कि कांग्रेस का वोट ही तो आम आदमी पार्टी ने लिया, विकल्प के रूप में कांग्रेस का विकल्प तो आम आदमी पार्टी ही है। दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी में बीजेपी का शासन था, वहां बीजेपी के नहीं, दिल्ली में कहां शासन था? दिल्ली में तो आप थे ना सत्ता में, आपकी सत्ता छीन ली। पंजाब में आप सत्ता में थे, आपकी सत्ता छीन ली। दिल्ली म्यूनिसिपैलिटी का जो है वहां कौन था? बीजेपी। अच्छा, एमसीडी का चुनाव, एमसीडी का, ठीक है। अच्छा, तो वो वोट किसका किया? आप कह दीजिए पत्रकार महोदय का वोट बीजेपी का खाया। गुजरात के अंदर वोट किसी को भी वोट डाल सकते हैं, इस पे आपको क्या आपत्ति? देखिए, मैं आपको छोटी सी बात बता दूं। जनता आज भोली जनता नहीं, जनता आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है। एक एक मामले को बड़ी बारीकी से देखती है, और नेट पर सर्चिंग करके आज का नौजवान
आज का बुजुर्ग भी मोबाइल चलाता है, स्मार्टफोन चलाता है, तो हर चीज को वो बारीकी से देखते हैं, कहाँ उसको मत देना है, कहाँ वोट करना है, ये उसकी खुद की बुद्धिमत्ता पर। हरियाणा में सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या दिखाई दे रहा है? हरियाणा में जो विशेष मुद्दा है वो बेरोजगारी है। बेरोजगारी, किसानों के साथ मनीष जी तो मना कर रहे थे, कह रहे बेरोजगारी मुद्दा ही नहीं है। मनीष जी यही कह रहे थे आप? मनीष जी की निगाह में तो मनीष जी ने तो नहीं सुनिए ना, मनीष जी आप तर्क दीजिए ना, इसके पीछे क्यों मुद्दा नहीं है? जी अरे चूंकि हरियाणा में इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत है, जॉब बहुत है, श्रीमान, सरकारी नौकरी की बात हो रही है, इंडस्ट्रियल में किसी भी प्राइवेट लिमिट से ज्यादा नहीं दे सकती। आपने हिमाचल में क्या किया? आपने हिमाचल में सैलरी नहीं, सरकारी नौकरी को नौकरी नहीं मानते, ये फैक्ट्री नौकरी मानते हैं। सरकारी नौकरी कोरोना काल में कोविड के टाइम पर कितने लोगों की बेरोजगारी हुई, कितने लोगों गवर्नमेंट जॉब की, छोड़िए रोजगार की बात क्यों नहीं होती? रोजगार की बात आप मेन मुद्दे पर बात ना करके आप केवल बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। जो आपकी भाषा है वो बता रही है आपने कि केवल इशारे पे काम करो तो कोई बात नहीं, आपकी जो भाषा बता रही है ना बीजेपी, आप बीजेपी के क्षेत्र में क्यों नहीं जवाब देते? उनको क्यों नहीं उठाते? आप भाषा बोल रहे थे, राहुल गांधी की भाषा कैसी है? राहुल गांधी की भाषा पहचान ली आपने? राहुल जी की भाषा इतनी बढ़िया है, आप समझ नहीं पाएंगे। अरे वो कोई दुनिया में कोई नहीं समझ पा रहा, पूरी दुनिया में कोई नहीं समझ पा रहा, बोलते कुछ है निकलता कुछ है। राहुल गांधी विदेश में जाकर देश की बुराई करते हैं, जिसका नतीजा क्या होगा? विश्व के सामने देश को अपमानित एक मिनट प्लीज, राहुल जी को बोलते हैं, सुनाई देता है। एक मिनट प्लीज, इस तरह की भाषा नहीं, मैं इस तरह की चर्चा करता नहीं हूँ। अबिता जी प्लीज। सर कहाँ से आई? इन्होंने की ना, आपने एक बार भी बोला एक मिनट मैडम, मैंने उस समय आपत्ति जताई। एक मिनट प्लीज, एक मिनट, मैं बहस चर्चा करता हूँ, बहस नहीं, आपके काम आएगा, थोड़ा सा नोट करिए। पवन जी अभी आपको समझ में आ जाएगा तराजू कहाँ है, सबके लिए बराबर है कि नहीं। पवन जी ये कह रहे हैं कि भाई हमने रोजगार का वादा किया, जनता हमें वोट करेगी, और आप कह रहे हो हमने रोजगार दिया, नौकरी दी है। हरियाणा में किसी एक बड़ी फैक्ट्री का नाम जो आपने लगाई हो? IMT खरगोदा आपने लगाई है, मतलब सरकार क्यों लगाई? सरकार प्राइवेट कंपनी होती है सर। एक फैक्ट्री, कोई बड़ी फैक्ट्री, क्योंकि आप कहते हो कि भैया हम वो IMT खरगोदा IMT 6 इन्होंने कांग्रेस ने खोले थे, आपने कितने खोले? जी मैं डिटेल में दे रहा हूँ आपको, और डिटेल दे रहा हूँ। हाँ। देखिए एक फैक्ट्री का नाम बताइए सर। मैं IMT बताता रहा हूँ आपको, मारुति देख लीजिए आप। खोले सर इन्होंने, आपने आपने कितने नहीं खोले? IMT खोले, मारुति खोली, फिर उसके बाद आप जमीन की रेट सर देख लीजिए। खोले? एक IMT का नाम बताइए ना सर। ऐसे नहीं होता तिलक जी, अगर आप मेरे को कहना कि डिटेल लेके बैठे, नहीं आप ये बोलो डिटेल लेके बैठे हो कि आपने कहा कौन कौन से। सर मेट्रो लाइन में कितना इजाफा हुआ, चलिए ये बता दीजिए। मेट्रो लाइन में इजाफा नहीं हुआ सर, पांच राज्यों में मेट्रो थी, आज 20 राज्यों में मेट्रो पूरे भारत में। सर हरियाणा में मेट्रो लाइन में कितना इजाफा हुआ? मैं वो भी जवाब दे रहा हूँ। हरियाणा में रोहिणी सेक्टर रिठाला से लेके नरेले तक की, नरेले के बाद सोनीपत तक की कुंडली को कनेक्ट करते हुए सारी लाइनें पास कर दी गई। अच्छा, तो 10 साल में आपने कितने मेडिकल कॉलेज खोले, उसका कोई आंकड़ा क्या हुआ? तिलक जी हाँ मैं जवाब दे रहा हूँ। तिलक जी आप मेरे से ये पूछ रहे हैं स्कूल बताओ, कॉलेज बताओ, अस्पताल बताओ। मैं भी आपसे पूछता हूँ देश में तीसरे प्रधानमंत्री का नाम क्या था? देश में तीसरे प्रधानमंत्री का नाम जो है वो विषय नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि 10 साल में कितने मेडिकल कॉलेज, क्योंकि आपने, मैं बता रहा हूँ सर, एक मिनट रुकिए ना, आपने हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का दावा किया था, तभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने 10 साल में कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले हरियाणा में? कॉमन सा सवाल है सर, मासूम सा सवाल है। देखिए हरियाणा के अंदर मैं आपको कृषि पे दे सकता हूँ, मेडिकल कॉलेज पे दे सकता हूँ, मैं आपको मेडिकल स्टोर्स पे दे सकता हूँ, मैं आपको निर्यात पे, कृषि निर्यात पे दे सकता हूँ। अच्छा। मैं आपको बिजली भी डिटेल दे, जैसे हरियाणा में उदाहरण के तौर पर मैडम अबिता जी नोट कर रहे हैं ना? हाँ जी सर। हाँ करिए प्लीज कंटिन्यू। हरियाणा में करीब 4,50,000 सरकारी स्वीकृत पद हैं। क्या 4,50,000 सरकारी स्वीकृत पद हैं? इनमें से करीब 2 लाख पद खाली पड़े हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि 2 लाख पद खाली पड़े हैं। प्रदेश में जो मात्र
2,70,000 कर्मचारियों के भरोसे विभाग, निगम और बोर्ड चल रहे हैं। पवन गोयल साहब, ये पद खाली क्यों है? देखिए, सरकार की अपनी नीति और नीतियां होती हैं, उसके हिसाब से रोजगार देता है। ये नहीं होता कि एक ही नीति डिपार्टमेंट को को भर आपकी दिया जाए। रोजगार देने की है ना, नौकरी देने की। हाँ, मैं वही बता फिर रहा ये हूं। पद खाली क्यों है? पद इसलिए ही खाली है कि ये एक जगह पे आप जॉब नहीं दे सकते। सरकार के पास कम से कम 50 ऐसी जगह होती हैं जहाँ पे नौकरियों को बांटा जाता है। अच्छा, अब आप हर विभाग भी एक नहीं होते, विभाग भी 50 तरीके। अच्छा, तो इसलिए आप सरकारी नौकरी नहीं देते? नहीं, सरकारी नौकरी दी है ना, हर विभाग नहीं, तो फिर ये पद खाली क्यों एक है? विभाग को पकड़ लेंगे तो नहीं, मैं पकड़ नहीं रहा, ये आपने पद एक- खाली क्यों है सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। फिर उनको समय के हिसाब से भरा जाता है, ये नहीं कि एक ही अच्छा, महीने में समय भर दिया 10 जाता है। साल में लेकिन समय नहीं आया कोई? 10 साल में तभी तो 1,35,000 1,43,000 आपके सामने। आप तो क्या सर वो बता दे रहे विभाग का आंकड़ा कहाँ है? हो? मैं अगली डिबेट में आपको विभाग के आंकड़े भी दे दूंगा सर। नहीं, वो सरकार ने अभी तक नहीं दिए। मैं दे दूंगा अगली डिबेट में। अगर आपके पास है सर, आप कैसे दे देंगे? जब सरकार ही नहीं दिया, आप कैसे दे देंगे? तो सरकारी आंकड़ा होगा वो तो आप कर सकता दूंगा मैं, जितना आंकड़ा सरकार के पास होगा वो नहीं, तो तो दे ही सकता विभाग हूं अनुसार आपको। आपने बताना होगा ना कि भाई हमने इस विभाग मैं में विभाग अनुसार ही आंकड़े दूंगा आपको। आज अगर आप ये चर्चा का विषय रखते कि हरियाणा के अंदर कितने विभाग में कितनी नौकरियां दी, तो मैं डेफिनेटली लेता। क्या ये कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हुए हैं कर्नाटक, हिमाचल, तेलंगाना में बताते कौन से विभाग को कितनी नौकरियां दी? ये आम आदमी पार्टी की अमिता जी, पहले आप, फिर उसके बाद अनिल शर्मा जी। विभाग की कितनी, ओके, कौन से विभाग को कितनी नौकरियां दी? ओके, ये ऐसे नहीं होता सर। नहीं नहीं सर, सवाल होगा तो सवाल पूछूंगा आपसे। अमिता जी का ऑडियो रहेगा। पूछिए, सभी से पूछिए। बोलिए सर, बोलिए सर। अमिता जी, हाँ जी, बताइए। बेरोजगारी बेरोजगारी सर, डेफिनेटली देखिए, बेरोजगारी रिड्यूस करी गई है, परसेंटेज रहा। बात अभी अगर आप मुझसे बोलते तो मैं थोड़ा सा, मुझे उसके लिए समय लगेगा, तो आप जब भी अगली बार ये चर्चा रखना चाहेंगे तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। जैसे सबका पवन जी आना अलग-अलग फेवरेट तो मैं सब्जेक्ट होता है। विभाग बता सकती हूँ, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। जो काम किया गया है वो टंकी की चोट पर है, जो किया गया, और मैं अभी उसके लिए और भी मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ। ठीक है, अभी मैं आगे ये चाहूंगा कि आप कार्यक्रम का हिस्सा बने। ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, बेरोजगारी, रोजगार, शिक्षा। मैं इसके लिए मैं आपको एक चीज बता सकती हूँ स्पष्ट रूप से कि आम आदमी पार्टी कैसे काम करेगी रोजगार देने का। इन्होंने ये नहीं बताया कि जो 4.5 लाख में से 2 लाख आप क्यों नहीं भर रहे हो, और ये इससे भी देखिए 4.5 लाख नौकरी से कुछ नहीं होने वाला। आप ही जानते हैं, जहाँ लगभग 2.25 करोड़ लोग हैं उनको रोजगार चाहिए, यहाँ पर ये महिलाओं को रोजगार देने की भी बात कहीं आती ही नहीं है। तो आपको मैं बताऊं कि आम आदमी पार्टी कैसे इस काम को कर सकती है। आम आदमी पार्टी जैसे कि फॉर एग्जांपल एक शिक्षा के मॉडल को ले ले, तो जैसे इन्होंने सरकारी स्कूलों का दिल्ली वाला मॉडल अपनाएगी अनिल शर्मा जी। अपनाएंगे, हाँ जी, हाँ जी। मैं बात करना चाहूंगी, मुझे भी नहीं, वो एक के साथ एक फ्री वाला नहीं। अम्मा जी कहाँ बताना चाहूंगी, एक मिनट। हाँ सर, शर्मा जी, तो देखिए, हाँ, ये दिल्ली मॉडल अपनाएंगे हरियाणा में? अनिल शर्मा जी बोलते हैं साहब, उसके बाद ही कौन है? अनिल शर्मा जी, मैंने कहा दिल्ली वाला मॉडल अपनाएंगे हरियाणा में आम आदमी पार्टी? कोई आपत्ति आपको? कोई आपत्ति नहीं कि सरकार बनेगी, वो अपने हिसाब से काम करेगा। कांग्रेस की अगर सरकार बनती, कांग्रेस अपने हिसाब से काम करेगी। सबकी अपनी अपनी नीति। ठीक है, ओके। एक बात, मैं चलते चलते एक बात, बड़ा मुद्दा, क्योंकि लाइव में कमेंट आया, वो बहुत जरूरी था। पवन गोयल साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, वजह? मुझे पता था सवाल मुझसे ही पूछा जाएगा, जो कमेंट आया है, इसलिए। अच्छा, ये आपके होनहार सांसद हैं कंगना रनौत जी, वो कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। वो कह रहे हैं किसानों को डिमांड करनी चाहिए। कानून जो आप लोगों ने वापस लिए थे क्षमा मांगते हुए, वो कह रहे हैं कि नहीं, ये फिर से जो है लागू होने चाहिए। ये बीजेपी का स्टैंड है? नहीं, बीजेपी का कोई स्टैंड नहीं, उनकी व्यक्तिगत राय। संविधान के ऊपर भी जो अरुण गोविल ने कहा था, ये उनकी व्यक्तिगत राय थी। नहीं, किसानों से जुड़े हुए 3 कानून जो आपने वापस लिए, जो विपक्ष आरोप लगाता रहा, ये 3 कानून को वापस लाने का जिक्र क्यों कर रही हैं कंगना? और आप कह रहे हैं बीजेपी का कोई स्टैंड नहीं है? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की कोई स्टेटमेंट नहीं है, कोई भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं कहा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को बकायदा जेपी नड्डा जी ने उनको बोला भी है, उनसे भी किया कि आप कोई लूज चोक ना करें, जो भी बात करें सरकार के। नहीं, वो तो पुरानी बात होगी ना, अब ये नया बयान है। अब क्योंकि हरियाणा में भी चुनाव है, वो कह रही है कि भैया
इन कानूनों को वापस, मतलब बीजेपी प्लान कर रही है क्या इस तरह का कुछ? नहीं, कोई प्लान नहीं है, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जो कानून जैसे थे वो एज इट इज वैसे ही रहेंगे। हाँ। उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है। तो हरियाणा चुनाव में इस बयान का कोई असर पड़ेगा? कोई, देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी से स्टेटमेंट होती तो बयान का फर्क नहीं, तो सांसद तो आप ही होनहार सांसद हैं वो आपकी। सरकार उस पर काम करे, सरकार ने इसलिए ऐसी कोई टिप्पणी नहीं दी और ना ही उनके बयान का कोई समर्थन दिया। अगर ऐसा कुछ होता तो कृषि मंत्री, तो फिर ये हरियाणा चुनाव है, किसान वहां बहुत बड़ा मुद्दा है और वो कह रहे हैं कि 3 कानून वापस हम अप्लाई कर देंगे, तो और आप तिलक जी, आप खामखा में इस मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, मैं क्यों मुद्दा हाईलाइट कर रहा हूं? अगर वो बयान दे रही है तो मैं आपसे पूछूंगा ना सर। तो मैं उस बयान का खंडन कर रहा हूँ। बयान कर रहा हूँ। नहीं, खंडन आप कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पार्टी स्टैंड नहीं ले रही और वो आपके सांसद हैं। बिल्कुल सांसद है, तो सांसद होने के बाद व्यक्तिगत राय को पार्टी की राय नहीं माना जाता। अच्छा, वो भी व्यक्तिगत राय है। कुमारी शैलजा के लिए कह रहे हैं ना, व्यक्तिगत राय है वो। पार्टी उनसे नाराज नहीं है, तो क्या वो कांग्रेस की राय है जो कुमारी शैलजा बोल रही है? अच्छा, वो व्यक्तिगत राय रमेश भदौड़ी की होती है। हाँ, तो उनको टिकट नहीं दिया गया ना। अच्छा, जैसे टिकट नहीं दिया गया ना। हाँ, तभी प्रमोशन के लिए आपने राजस्थान भेज दिया प्रभारी बना के उनको। सब टिकट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की आपकी मेरी डिबेट में हुई थी और मैंने कहा था उनको टिकट नहीं मिलेगी, उनको टिकट भी नहीं मिली। अच्छा, और ब्रिजभूषण को भी नहीं मिली होगी ना सर? दोनों को भी नहीं मिली सर। अच्छा, तो बात तो घर में रहेगी ना उनकी, बेटे को दे दी आपने। सर, अब रावण के कुल में विभीषण तो थे, भगवान राम के साथ नहीं आने चाहिए थे क्या? तो विभीषण कौन है? विभीषण ने लंका की जितनी भी जाति थी, जितनी भी जनता थी, उनको बचाया भगवान राम के साथ संधि करके। हाँ। तो विभीषण ने लंका की जनता के लिए काम किया, रावण के लिए काम नहीं किया। अच्छा। अपने भाई को, वो राक्षस था, उसको मरवाया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। इसका मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह को ये राक्षस की संज्ञा दे रहे हैं साहब? मैं तो ब्रजभूषण शरण की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूँ उनको टिकट मिली नहीं। चलिए, मतलब कंगना के बयान के साथ आप लोगों का कोई लेना देना नहीं ना? भारत की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का कोई बयान नहीं। ठीक है, वो कंगना रनौत का बयान। ओके। अबिता जी, कोई आपत्ति आपको? देखिए सर, पता है ये कंगना रनौत जी बोलती भले ही है, पर ये शब्द और विचार ये बीजेपी के हैं। चाहे उन्होंने जाति जनगणना के लिए बयान दिया हो, चाहे किसानों नहीं, जाति जनगणना पर तो अनिल जी की पार्टी को आपको प्राउड करना चाहिए। वो कह रहे हैं अपराधियों की भी जाति बताओ, है ना? तो यहाँ पर तो ये है, जाति का जनगणना का तो मतलब ये है कि अपराधियों, इधर आओ, तुम्हारी जात क्या है पहले ये बताओ, फिर एनकाउंटर होगा, है? नहीं, तो ये मसला भी आ गया मैडम, बहुत गंभीर मसला है। थैंक यू, वक्त की इजाजत नहीं दे रहा, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। पवन जी आपका भी, शर्मा जी आपका भी, अबिता जी आपका भी और मनीष जी आपका भी। तो ये सियासत है और सियासत के खेल में हरियाणा में अब लड़ाई शुरू होगी डंकी पर। अब देखिए आगे होता है क्या। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।